हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज भी हम सीडीपी के क्वेश्चन लेके आए हैं। जो हमारा पेपर हुआ है ये 8 जनवरी 2020 को हुआ है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा सूझ। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। यह समस्या समाधान में बाधक नहीं है बल्कि साधक है, जबकि बकनाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। यह समस्या समाधान में बाधक नहीं है बल्कि साधक है, जबकि बगनाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति आदि समस्या समाधान में बाधा पहुंचाते हैं। कोहलर की प्रसिद्ध पुस्तक मेंटलिटी ऑफ वेव्स 1925 में यह प्रस्तुत किया गया कि जब प्राणी किसी नवीन परिस्थिति में आता है या उसके समक्ष कोई समस्या आती है, तो वह उस परिस्थिति या समस्या के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तथा वह पूर्ण परिस्थिति को समझ जाता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। परिस्थिति को समझ जाना ही उसकी सूझ का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो हमारा होगा आंसर आमोद। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेगात्मक विकास क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में संवेगों में परिवर्तन होता रहता है। 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। और ये संवेग इमोशन खुशी, जॉय, दुख, सैरो, हंसना, तालियां बजाना, गाना, उछलना, कूदना, आमोद, यानी ये सब खुशियाँ हैं। और दुख में क्या आता है? रोना, खेलने तथा अपने प्रिय क्रियाकलापों को करने से मना करना। नेक्स्ट है हमारा क्रोध, एंग्री, रोना, चीखना, चिल्लाना, वस्तुओं को फेंकना, पैर पटकना। डर, फियर, भागना, छिपना, चिल्लाना। अब है इसमें उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। इसमें है प्रश्न करना, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ। और इसमें है ईर्ष्या, जेलियस। माता पिता द्वारा अपने दूसरे भाई बहन के जेलसी, माता पिता द्वारा अपने दूसरे भाई बहन के प्यार किए जाने का विरोध करना। तो यहाँ है जलन, एनवी, दूसरे बालक के पास अपने से अच्छी वस्तु को देखकर अपनी वस्तु की शिकायत करना। अनुराग, अफेक्शन, उन सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना जो उन्हें पसंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा फ्लैंडर। तो ऑप्शन सही है फ्लैंडर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया वर्ग प्रणाली FIACS फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। फ्लैंडर्स ने 1950 में इस विधि का निर्माण शिक्षक प्रभाव और छात्र निष्पत्ति के शोध के लिए किया था। यह प्रविधि विशेष रूप से कक्षा के शाब्दिक व्यवहार तथा कक्षागत संप्रेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य अशाब्दिक व्यवहारों की प्रधानता रहती है। फ्लैंडर्स की यह अवधारणा है कि कक्षा की शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा है ऑप्शन हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो भी कक्षागत व्यवहार हेतु व्यू रचना अपनाता है वह शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल के प्रकार निश्चित नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण कौशल के अलग अलग प्रकार बताए हैं। एलन व रायन ने 14 प्रकार के शिक्षण कौशल बताए हैं, जिसमें मुख्य शिक्षण के आधारभूत कौशल निम्न है। फर्स्ट हमारा प्रश्न कौशल, सेकंड है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, थर्ड है दृष्टांत उदाहरण कौशल, फोर्थ है पुनर्बल कौशल, फिफ्थ है उद्दीपन कौशल, सिक्स है श्यामपट्ट कौशल। और फर्स्ट है प्रश्न कौशल का, रूसो के अनुसार बालक प्रश्न पूछने की अपेक्षा प्रश्न पूछे जाने वाले से अधिक सीखते हैं। अतः हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं है, जबकि प्रश्न पूछने का सही तरीका प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना आदि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो हमारा ऑप्शन सही है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीकी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की रचना मोरे एवं मार्गन ने 1935 में की थी। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें एक कार्ड खाली होता है। इनमें 10 कार्ड केवल स्त्रियों के लिए, 10 कार्ड केवल पुरुषों के लिए तथा 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। परीक्षण के समय एक प्रयोज्य पर प्रायः 20 कार्डों का प्रशासन किया जाता है। इन्हें 2 सत्रों में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक सत्र में 10 कार्डों का प्रशासन किया जाता है। प्रत्येक कार्ड को दिखाकर अलग अलग कहानी लिखाई जाती है। प्रत्येक कहानी के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाता है। अंतिम खाली कार्ड पर अलग से विषय या प्रयोज्य से कहानी लिखवाई जाती है। इसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं उद्भवन। तो उद्भवन सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता। सृजनात्मक व्यक्तियों में मस्तिष्क उद्वेलन की स्थिति देखी जाती है। ये व्यक्ति किसी भी घटना या समस्या समाधान के लिए एक पक्षीय विचार नहीं करते, वरन विविध विचारों का सृजन करते हैं तथा सर्वोत्तम विचार या उपाय को समस्या समाधान के लिए प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये व्यक्ति समस्या का सर्वोत्तम समाधान खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका पर्याय शब्द फोनिम से है। इस फोनिम के लिए प्रयुक्त होने वाला स्वनिम शब्द ध्वनिग्राम की अपेक्षा कहीं अधिक नया है, किंतु आजकल इसका ही प्रयोग चल रहा है। हिंदी में स्वनिम के ऐसे प्रयोग मिल जाते हैं, यथा दीवार को इसमें रा है, दीवार बोला जाता है तो ये दीवार बोलेंगे। और गम है तो गम मतलब दूसरे तरीके से बोलते हैं, वो गम ही लिखा रहता है लेकिन गम करके बोलते हैं। यहाँ प्रथम शब्द में रा और ला और द्वितीय में गा
ध्वनियों के अतिरिक्त पूरा परिवेश समान है। इसके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यथा दीवार, रा, फिर रा, ला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन सही है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सृजनात्मक चिंतन या विकेंद्रीकरण चिंतन या एक प्रकार का असामान्य प्रकार का चिंतन है जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति किसी तथ्य एवं घटना के विषय में स्वयं विचार करता है तथा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास भी करता है। इस प्रत्यय को वैज्ञानिक केंद्रीकरण में उपयोग किया जाता है। इस चिंतन से अभिप्राय है कि किसी तथ्य या घटना के संदर्भ में व्यक्ति कितनी दिशाओं में सोच सकता है। सृजनात्मक चिंतन को अग्रांकित चित्र द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि मुक्त लचीला सृजनात्मक चिंतन की स्ट्रक्चर थिंकिंग, जैसे कि ये ABCDE, विकेंद्रीकरण, कन्वर्जेंट ट्रेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूक्ष्म शिक्षण है तो हमारा सही होगा अश्रेणीयन शिक्षण। इसकी व्याख्या करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक अश्रेणीयन शिक्षण है, अर्थात यह शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट। इस अवधि का विभाजन इस प्रकार से है। शिक्षण सत्र टीचिंग सीजन 6 मिनट का है। प्रतिपुष्टि सत्र फीडबैक सीजन 6 मिनट का है। पुनर्योजना सत्र रीप्लान सीजन 12 मिनट का है। और पुनः अध्यापन सत्र रिटीज सीजन 6 मिनट का है। और पुनः प्रतिपुष्टि सत्र फीडबैक सीजन 6 मिनट का है। कुल समय 36 मिनट का है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए ये हमारा है नियोजन, शिक्षण, प्रतिपुष्टि और पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण और पुनः नियोजन। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र एक छात्र अध्यापक किसी विशेष शिक्षण कौशल के लिए प्रयुक्त एवं सूक्ष्म शिक्षण चक्र की तब तक पुनरावृत्ति करता रहता है जब तक कि वह उस कौशल में पूर्णतः पारंगत न हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची ए तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ये सूची ए है, सूची बी है। हल यहाँ पे हल है, ये ऑप्शन दिया गया है ऐसे। तो इसका सही ये यहाँ पे दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है बी। तो इसकी हम व्याख्या में देख लेते हैं। जैसा कि हल है प्रणोद आकलन सिद्धांत, मैकडूगल है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रायड है मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैस्लो है आवश्यकता सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमिक अन्वेषण का सिद्धांत नहीं है? तो हमारा सही होगा अभ्यास का सिद्धांत। और व्याख्या करते हैं इसकी। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अन्वेषण का सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, जबकि छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत तथा पुनर्बलन का सिद्धांत अभिक्रमित अन्वेषण के सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है?
तो हमारा ऑप्शन होगा सही क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसकी व्याख्या करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत को संबंधवाद भी कहा जाता है। इस संबंधवाद की परिभाषा मनोवैज्ञानिक रेन ने इस प्रकार दी कि संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक प्रक्रियाओं की परिस्थितियों तथा अन्य क्रियाओं के बीच एवं अर्जित संबंध का कार्य मानता है। थॉर्नडाइक का एसआर बॉन्ड सिद्धांत निम्न घटकों पर आधारित है। ये है उद्दीपक स्टिमुलस का उपस्थित होना, अनुक्रिया रिस्पॉन्स आर का होना, और उद्दीपक एस अनुक्रिया आर अनुबंध बॉन्ड्स जो उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? तो हमारा ऑप्शन सही है संकेत अधिगम। व्याख्या है, गेन 1965 में अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग रिकंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार के श्रृंखलाबद्ध क्रम में अधिगम को स्पष्ट किया है, जो निम्न पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, सरल श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचार अधिगम, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत या नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो इसी सांकेतिक अधिगम शास्त्रीय अनुकूल अधिगम जैसा है, जिसमें किसी तटस्थ उद्दीपन के साथ किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ किसी स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ अनेक बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसकी व्याख्या करते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल शैक्षिक उद्दीपन में परिवर्तन करके छात्रों के ध्यान का आकर्षण तथा केंद्रीकरण करता है, जिससे छात्रों का ध्यान किसी बिंदु पर निर्विघ्न और स्थिर है और छात्र उच्चतम रुचि और लब्धि के लिए अग्रसित हो सकें। इस कौशल के व्यवहारिक घटक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमारा अध्यापक की गति, दूसरा है शिक्षक की भाव मुद्रा, तीसरा है स्वर आरोह अवरोह, और फोर्थ है भाव केंद्रीकरण, और फिफ्थ है छात्र शिक्षक अंतरक्रिया प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा पुनर्बलन। संप्रेषण व्याख्या करते हैं। संप्रेषण शब्द प्रेषण और प्रेषित करना जैसी क्रियाओं को अपने में संजोए हुए हैं, जिनका अर्थ होता है किसी वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, संप्रेषण की प्रक्रिया। तो फर्स्ट हमारा होगा संप्रेषण स्रोत, सेकंड है हमारा प्राप्तकर्ता, थर्ड है संप्रेषण सामग्री, फोर्थ है अंक्रियात्मक सामग्री या पृष्ठपोषण, फिफ्थ है संप्रेषण माध्यम, सिक्स है संप्रेषण में सहायक या बाधक तत्व। तो संप्रेषण माध्यम, प्राप्तकर्ता, संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण स्रोत, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण में सहायक या बाधक तत्व, और एक सेकंड, संप्रेषण में सहायक या बाधक तत्व। अनुक्रियात्मक सामग्री या पृष्ठ पोषण। तो
अतः विकल्प डी पुनर्वलन कौशल संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। पुनर्वलन से हमारा अभिप्राय है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतीकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। उस उद्दीपनों से पुरस्कार, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा वैयक्तिक अन्वेषण। और इसकी व्याख्या करते हैं तो व्यक्तिगत अन्वेषण प्रणाली मूल रूप से स्वगति से आगे बढ़ने वाले ऐसे स्वामित्व अधिगम का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सभी विद्यार्थी विशेष रूप से संरचित पाठ्यक्रम इकाइयों पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। प्रत्येक इकाई हेतु उद्देश्य निर्धारित रहते हैं तथा क्या पढ़ना है और किस प्रकार की समस्याएं हल करनी है इसके लिए उचित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जब कोई विद्यार्थी यह अनुभव करता है कि उसने विषय वस्तु पर स्वामित्व अर्जित कर लिया है तो फिर इसे इकाई से संबंधित इकाई परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षण में पास हो जाने पर ही उसे आगे की इकाई पर कार्य करने दिया जाता है। अतः मंदित बालकों की शिक्षा हेतु व्यक्तिगत अन्वेषण उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। और इसकी व्याख्या करते हैं, मानव विकास का तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, व्यवहार एवं कला कौशल में होने वाले क्रमिक विकास या परिवर्तन से होता है। विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं होता, अतः यह मात्रात्मक नहीं है। जबकि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की उस तत्परता, योग्यता, क्षमता, रुझान से है जो किसी कार्य या व्यवसाय में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है तथा जिसका प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। ऐसी प्रतिभा, क्षमता या योग्यता प्रायः जन्मजात होती है। विंघम के शब्दों में अभिक्षमता किसी विशिष्ट परीक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान का कौशल या प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं का समुच्चय अभिक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। इसकी व्याख्या करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावक के लिए उपयोगी है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य 4 भागों में विभक्त किया। फर्स्ट है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त सक्रिय अवस्था, 11 से 14 वर्ष। और फोर्थ है औपचारिक सक्रिया। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष को पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं क्योंकि तार्किक चिंतन की क्रियाएं इस समय तक पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। यह पूर्व तार्किक या आंशिक तार्किक अवधि होती है। इस अवस्था में विकास ज्ञानेंद्रिय कामक निरूपणों से पूर्व तार्किक चिंतन और समाधानों से समस्याओं तक आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा फ्रायड के। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। इसके अनुसार गुणों का वास्तविक तथा सशक्त अस्तित्व है। कैटल ने गुणों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। फर्स्ट है साधारण गुण, दूसरा है विशिष्ट या अनोखे गुण, तीसरा है बाह्य गुण और चौथा है मौलिकता मूल गुण। तथा आइजैक का जैविक सील गुण सिद्धांत आता है, जबकि फ्रायड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों के संबंध में सही है? तो हमारा ऑप्शन सही है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया है। सृजनात्मकता के तत्व निम्नलिखित हैं: क्रियाशीलता, मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, बुद्धिलब्धि, जिज्ञासा एवं रुचि, बोधगम्यता, भाव अभिव्यक्ति की क्षमता, विनोदी प्रवृत्ति, अंतर्दृष्टि के होना, समायोजनशीलता, सौंदर्यात्मक विकास, संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स शैशव काल की यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए फ्रायड ने पितृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का भी उद्घाटन किया। इस ग्रंथि को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में यह वह ग्रंथि है जिसमें लड़का अपनी माँ पर उसी प्रकार अधिकार रखना चाहता है जैसा कि पिता का अधिकार होता है। साथ ही वह अपने पिता को रास्ते से हटाना चाहता है। लड़की में यह ग्रंथि मातृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाती है। ड्रेवर ने कहा कि पुत्री का पिता के प्रति प्रेम और माता के प्रति बैर का भाव पितृ विरोधी ग्रंथि का प्रतिरूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों को शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसी व्याख्या करते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम अथवा प्रभाव का नियम। सीखने के उपयुक्त 3 नियमों के अतिरिक्त 5 गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों का विस्तार देते हैं, जो इस प्रकार है: बहुप्रत क्रियाओं का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, अपूर्ण क्रिया का नियम, सदृशीकरण का नियम, साचर परिवर्तन का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो ऊर्ध्व अंतरण है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम स्थानांतरण अथवा अंतरण के प्रमुख प्रकार हैं। तुम्हारा फर्स्ट है सकारात्मक अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, नकारात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, क्षैतिजीय अंतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, अनुलंबी या ऊर्ध्व अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफर, पार्श्विक अंतरण, लैटरल ट्रांसफर, द्विपार्श्विक अंतरण, बिलैटरल ट्रांसफर। तो इसका
ऊर्ध्व अंतरण या अनुलंबीय अंतरण भी सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान या कौशल संबंधित ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो उस स्थिति को ऊर्ध्व या अनुलंबीय सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया। तो अफेजिया या डिस्फेसिया भाषा एवं अधिगम अशक्त को डिस्फेसिया कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति या छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति या विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो हमारी है व्याख्यान विधि। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में शिक्षक जो शिक्षण कार्य करता है उसमें वह अनेक प्रकार के व्यवहार करता है। शिक्षक के इन्हीं व्यवहारों को शिक्षण कौशल कहते हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण कौशल का वर्गीकरण है: प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, व्याख्यान कौशल, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, श्याम लेखन कौशल, अशाब्दिक कौशल। अंतःक्रिया कौशल, नियोजित पुनरावृत्ति कौशल, उद्दीपन भिन्नित कौशल, पुनर्बलन कौशल, विकेंद्रीय प्रश्न कौशल। जबकि प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक परिचर्चा आदि विधियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो ज्ञान नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य के ब्लूम तथा उसके सहयोगी क्रेथ वोहल और मारिया 1964 ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम तथा उसके सहयोगी क्रेथ वोहल और मारिया 1964 ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाते हुए प्रस्तुत किया है। वह निम्न है: आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन। जबकि मूल प्राणी का चरित्रीकरण एवं विशेषीकरण है। जबकि विकल्प डी में ज्ञान ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो अभिप्रेरणा स्तर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है जिसका अधिगम से घनिष्ठ संबंध है। विद्यार्थी जब किसी चीज़ का अधिगम कर लेता है तो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। यह वर्गीकरण विग्गी महोदय ने किया: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। अतः कहा जा सकता है कि विकल्प डी अभिप्रेरणा स्तर इसके अंतर्गत नहीं आता है। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। तो आंसर होगा अनुक्रिया। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया से संबंधित है। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत को संबंधवाद भी कहा जाता है। इस संबंधवाद की परिभाषा मनोवैज्ञानिक रेन ने इस प्रकार दी है कि संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक प्रक्रियाओं की परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच एवं अर्जित संबंध का कार्य मानता है। थार्नडाइक का एसआर बॉन्ड सिद्धांत इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो हमारा है समस्या समाधान पर। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
समस्या समाधान को चिंतन का बड़ा महत्व है। समस्या से चिंतक को प्रेरणा मिलती है। समस्या समाधान मानसिक उद्वेलन, खेल विधि आदि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। जब किसी आवश्यकता की अनुभूति होती है, व्यक्ति के मार्ग में कोई विघ्न आ जाता है या व्यक्ति हैरान, आश्चर्यचकित एवं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तो व्यक्ति के मन में व्यग्रता या व्याकुलता बढ़ जाती है। वह किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, किसी उपलब्धि तक पहुंचना चाहता है। तत्पश्चात बहुत कठिनाइयों के बाद पूर्णतः समस्या समाधान में सफल हो जाता है। तो ये हमारी आपको आज की वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।